Hello and welcome to Judiciary Gold. So as you can see from the thumbnail itself कि आज हम बात करने वाले हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंसेस क्या हैं, इन दोनों टर्म्स की रियल मीनिंग क्या है एंड कैसे हम इसके एप्लीकेशन को देख सकते हैं विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आया विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसको समझने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लेके आया है एआईजे सैट, जिसके थ्रू आप अवेल कर सकते हैं 100% तक स्कॉलरशिप एंड यू कैन मेक योर ड्रीम ऑफ जुडिशरी कम ट्रू वेरी सून। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडीपीओ एंड एपीओ की भी बैचेस हम लेकर के आए हैं। द बैच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 26 ऑफ द सितंबर एंड यू कैन ज्वाइन दिस बैच फ्रॉम नाउ। जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करिए एंड अपने एडीपीओ एंड एपीओ की प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टार्ट करिए। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 21 में आपको ये वर्ड लिखा मिलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज स्टेट ने एक लॉ बनाया, इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया एंड उस लॉ के अंडर में कोई एक्शन लिया गया। लेट्स सपोज कि कल को एक लॉ पार्लियामेंट बनाती है और उस लॉ को बनाने के बाद पार्लियामेंट ये कहती है कि आप सब लोग, जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं, जितने भी लोगों के पास किसी ना किसी तरीके की इनकम आ रही है, उन सब लोगों को 95% टैक्स देना पड़ेगा। सो जो भी आप अर्न करते हैं सिर्फ उसका 5% ही आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी 95% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब क्या ये लॉ वैलिड है या ये लॉ इनवैलिड है, ये हम कैसे देख सकते हैं? अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 21 की, अगर मैं सिर्फ इस टर्म की प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की मीनिंग निकालूं, तो यहां पे हमें सिर्फ ये पता चलता है, अगर पार्लियामेंट के पास या लेजिस्लेचर के पास एक लॉ बनाने की पावर है और वो पावर उसने एक्सरसाइज की है, तो हम उस लॉ को किसी और पैरामीटर्स पे चेक नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ऐसी लॉ बनाने की पावर है आर्टिकल 241 में, और ऐसे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंगली, उन लिस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर ये परमिसिबल है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से ऐसा लॉ बना सकती है, तो ये लॉ वैलिड होगा अगर हम सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये प्री सपोज करता है कि देयर वॉज अ पावर टू मेक द लॉ, एंड इफ दैट पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाई द लेजिस्लेचर टू मेक अ लॉ, the validity of such law cannot be checked on other parameters except on the question of whether the parliament or whether the legislature had the power to enact such law or not। सिर्फ पावर कंप्लीट है या पावर है वहां पे, तो उस लॉ को हम वैलिड मान लेते हैं। ये बात होती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की। तो लॉ होना चाहिए, एक वैलिड लॉ होना चाहिए किसी भी स्टेट एक्शन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। अब ये लॉ क्या एक्चुअली में वैलिड किसी और पैरामीटर्स पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है, ये हम चेक नहीं कर सकते। अब इसकी वैलिडिटी कैसे हम देखें अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अब बात करते हैं। देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूं तो वहां पे आपको मिलता है शेड्यूल अमेंडमेंट 5 एंड अमेंडमेंट 14 में आपको ये वर्ड्स लिखे मिलेंगे, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बात करता है? ये प्री सपोज करता है एक एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, और इस लॉ को पावर थी बनाने की लेजिस्लेचर के पास, लेजिस्लेचर ने ये लॉ बनाया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस लॉ को जस्ट फेयर एंड रीजनेबल भी होना पड़ेगा। अगर ये लॉ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है तो इस लॉ की हम वैलिडिटी को अन वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टेट एक्शन लिया गया है या जो स्टेट का लॉ बनाया हुआ है ये वैलिड नहीं है। भले पावर थी, देयर वॉज द पावर टू मेक द लॉ, बट स्टिल ये लॉ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं फिर से बात करूं तो यहाँ पे जो वर्ड्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, इनकी मीनिंग आज की डेट में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों है?
जहाँ मनिका गांधी केस में, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भले लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, लेकिन सिर्फ हम इसकी किसी स्टेट लॉ की वैलिडिटी इस पे चेक नहीं करेंगे कि क्या लेजिस्लेचर के पास पावर थी या नहीं, उसकी वैलिडिटी अदर पैरामीटर्स पे भी चेक करेंगे। यानी कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ये आर्टिकल 14 के हिसाब से भी सही है या नहीं, सिर्फ आर्टिकल 21 के हिसाब से नहीं, आर्टिकल 19 के हिसाब से भी सही है या नहीं, आर्टिकल 14 के हिसाब से भी सही है या नहीं, और जितने भी अदर फंडामेंटल राइट्स के लिमिटेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली सही है या नहीं। यानी कि हम देखेंगे ये जो प्रोसीजर है एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस है या नहीं, यानी कि ये जस्ट फेयर या रीजनेबल है या नहीं। तो इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो यहाँ पे भले ही वर्ड्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा है, लेकिन इसकी मीनिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही है। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।